नमस्कार दोस्तों, रिवीजन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, हम गुप्त काल देख लिए थे पूरा। कल वीडियो नहीं बन पाई थी, थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, तो आज गुप्तोत्तर काल देखेंगे। गुप्तोत्तर काल थोड़ा लंबा है, तो देखते हैं एक पार्ट में होता है 2 पार्ट में। पूरी वीडियो अगर एंशिएंट हिस्ट्री से नहीं देखें तो पिछले वीडियो में गुप्त काल है। गुप्त काल 2 पार्ट में है। फिर आप देखेंगे गुप्त से पहले मौर्य। मौर्य का मौर्योत्तर छूट गया है, तो मौर्य का मौर्योत्तर हम गुप्तोत्तर के बाद मौर्योत्तर करा देंगे। मौर्योत्तर ध्यान में ना रहा तो वो पीडीएफ में हट गया था, तो मौर्योत्तर, मौर्य के बाद मौर्योत्तर छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद आप देखेंगे कि गुप्तोत्तर काल आज ख़त्म कर देते हैं। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों से शेयर करें। देखिए, आपका लिखा है गुप्तोत्तर काल यहाँ कि वल्लभी के मैत्रक, भट्टारक व धर्मसेन प्रमुख शासक थे। इसके वल्लभी संवत का शुरुआत भी होता है 319 ईस्वी में, जैसे कि गुप्त संवत का भी। और आपके कन्नौज के मौखरी वंश स्थापना हरिवर्मा करता है 550 अब 554 ईस्वी में। हरहा अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। हरहा अभिलेख कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी में है। हरहा अभिलेख यूपी में है, तो यूपी है तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इससे जानकारी मिलती है। फिर आप देखेंगे मालवा व मगध के परवर्ती गुप्त, बाद मतलब परवर्ती मतलब क्या होता है? बाद, परवर्ती बाद, अग्रवर्ती, अग्रवर्ती कमेंट बॉक्स में छापिए। प्रमुख शासक कौन कौन से? महासेन, ये हर्ष की दादी इसकी बहन थी। महासेन जो हर्ष की दादी थी, ये महासेन की बहन थी। और मालवा व मगध के गुप्त की चर्चा हो रही है यहाँ। देखिएगा, बंगाल के गोंड को देखेंगे हम लोग। शशांक इसका मेन शासक है आपका, मतलब कि प्रमुख शासक है। वेनसांग ने इसे कांचनचांग कहा है, कांचनचांग। राजधानी कर्ण, सुवर्ण, बोधि वृक्ष को कटवाया, ठीक है। बोधि वृक्ष मतलब क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि आ गया है। तो देखिए, बोधि वृक्ष है कि प्रथम बार आपका तिसारखा के द्वारा कटवाया गया था। द्वितीय बार ईस्वी पूर्व की 2री शताब्दी में पुष्पमित्र शुंग, जो शुंग वंश की स्थापना करता है, बृहदत्त कुमार के मौर्य वंश का अंतिम शासक, उसने कटवाया था। फिर तीसरी बार शशांक कटवाता है, ये बंगाल का शासक रहता है। फिर आपका 1876 में प्राकृतिक आपदा के कारण पूर्णतः नष्ट हो गया ये। 1880 में कनिंघम जो श्रीलंका गया, श्रीलंका से बोधि वृक्ष की टहनी लाकर पुनः लगाया था, तब से यह अब तक है ये, ठीक है, मूल रूप से नहीं है। अब पुष्यभूति वंश, इसे वर्धन वंश कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं हम लोग। आइए, यहाँ लिखा है संस्थापक पुष्यभूति वंश, वाण भट्ट के अनुसार हरिश्चरित में वर्णन है इसका, ठीक है। पुष्यभूति वंश, प्रमुख शासक इसका नरवर्धन, इसकी पत्नी थी वज्रिणी देवी। राज्यवर्धन, इसकी पत्नी थी अप्सरा देवी। आदित्यवर्धन, इसे महासेन गुप्त देवी इसकी पत्नी थी, महासेन गुप्त देवी। ठीक, इसका पुत्र हुआ जो आदित्यवर्धन का, ये प्रभाकर वर्धन हुआ, सबसे प्रतापी राजा। इसकी पत्नी यशोमती। इसके 3 पुत्र हुए, प्रभाकर वर्धन के 3 पुत्र हुए, ठीक है। आदित्यवर्धन, देखिए कितना जबरदस्त क्रोनोलॉजी है। नरवर्धन, राजवर्धन, आदित्यवर्धन। फिर आदित्यवर्धन का पुत्र हुआ आपका प्रभाकर वर्धन। फिर इसके 3 पुत्र हुए। एक पुत्र ये है आपका क्या, राज्यवर्धन सेकेंड। दूसरा पुत्र हर्षवर्धन, आप इसके बारे में हम जानते हैं। और इसकी पुत्री एक हुई राजश्री, जिसको लेके मतलब हर्षवर्धन दोनों साथ में बैठ के शासन करते हैं। इसी के हस्बैंड को मार देता है वो शशांक, बंगाल वाला। ये गृहवर्मा विवाह हुआ था मोखरी वंश के शासक से। अब देखिएगा जानकारी के स्रोत क्या क्या हैं। ये जानकारी के स्रोत क्या क्या है? वर्धन वंश के साहित्यिक है वाणभट्ट का हर्षचरित्र, और वह आपका कादम्बरी। हर्षचरित्र के 8 अंक हैं, यहाँ लिखा है 8 अंक। 8 अंक, दिमाग खोल लीजिए, कान से ध्यान से सुनिए, इधर आकर देखिए, इधर उधर बकैती नहीं। यहाँ आइए, 1 से जो तीसरा अंक है और 4 से 8वां अंक है, 2 पार्टों में विभाजित किया गया है। जैसे कि 1 से तीसरे अंक में बाणभट्ट के बारे में जानकारी मिलती है।
ठीक। और 4 से 8वें अंक के बारे में हर्ष के बारे में जानकारी मिलती है। हर्ष के बारे में क्या क्या, युद्ध अभियान हर्ष कौन कौन सा किया हर्ष, प्रारंभिक जानकारी मिलती है और राजनीतिक जानकारी मिलती है। और कादम्बरी देखिए नीचे लिखा है कादम्बरी। कादम्बरी में है कि संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है ये कादम्बरी। हर्ष के सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए ये सारा कादम्बरी से मिलता है। देखिए कुछ अभिलेख हैं, यहाँ लिखा है अभिलेख, ध्यान से पढ़िएगा, छोटा सा लिखा है, छोटा सा अभिलेख। बांसखेड़ा ताम्रपत्र व मधुबन ताम्रपत्र, ये यूपी में है मधुबन ताम्रपत्र। इससे आपके हर्षवर्धन के राजनीतिक प्रशासनिक की जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ एक है मंजूश्री मूलकल्प, मंजूश्री मूलकल्प, उससे भी जानकारी मिलती है। हर्ष खुद लिखता है, हर्ष एक क्या कहते हैं कि बढ़िया रचयिता था, लेखक था, तो वो खुद रचता है। इसकी 3 नाटक हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, याद रखिएगा। नागानंद, नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली। ऑप्शन में पूछता है कि कौन सा हर्ष द्वारा रचित कृति नहीं है, तो उसमें ऑप्शन में देता है आपका हर्षचरित, जो कि वाणभट्ट की है। कन्फ्यूज हो क्या आप हर्षचरित हर्ष को मार देंगे, लेकिन आप कन्फ्यूज नहीं होंगे क्योंकि आप ब्रिलियंट हैं। देखिएगा तो आप क्या करेंगे, 3 याद रखिएगा, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, 3 है। अब देखिएगा कि वेनसांग, इसे वेनसांग का दूसरा नाम युआन चौन कहते हैं, कहीं मिलता है, फिर स्वान चौन मिलता है। वेनसांग ये आपको पॉपुलर वर्डों में है। इसका जन्म जो होता है 600 ईस्वी में हैनान प्रांत, हैनान प्रांत के चिनचू में हुआ था। इसके पिता थे चेन हुई, चिनचू में हुआ था चेन हुई, इनके पिता थे। 629 में, मतलब 29 वर्ष की अवस्था में चीन से यह भारत आया था। कपीसा, अफगानिस्तान को कपीसा कहते थे। उसमें उसके बाद हर्ष की राजधानी, हाँ ये कपीसा में आया, ठीक। उसके बाद हर्ष जो राजधानी अपनी कन्नौज बनाता है। अरे जब कन्नौज, सॉरी क्या मैं बोल रहा हूँ कि यह जब चीन से कपीसा मतलब अफगानिस्तान आया, तो वह उसके बाद उसी रास्ते सोचते जो खैबर पख्तूनख्वा है, पाकिस्तान का रास्ता लेंगे। जैसे अफगानिस्तान से चलते हुए पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान से जो दर्रा है आने का खैबर पख्तूनख्वा, उस रास्ते से आता है और हर्ष की राजधानी कन्नौज पहुँचता है, यूपी, ठीक है, पहुँचता है। 629 से 645 तक भारत रहा था। देखिए कितना जबरदस्त, 16 वर्षों तक रहा था भारत, 16 वर्षों तक। थानेश्वर जो वर्तमान हरियाणा में जयगुप्त नामक बौद्ध विद्वान से शिक्षा ली थी। नालंदा में भी शिक्षा प्राप्त किया था, नालंदा बिहार वाला। फिर उस समय जब यह नालंदा में शिक्षा ले रहा था, तो उस समय शीलभद्र जो थे यहाँ के नालंदा के कुलपति थे, ठीक है। इतने बातें दिमाग में नोट हो गई। पेन कलम लेके बैठिए और माइंड में बनाते रहिए। अगर PDF चाहिएगा तो टेलीग्राम में मैसेज करिए, PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। कन्नौज में धर्म सभा की अध्यक्षता की थी। देखिए क्या होता है कि जो हर्षवर्धन रहता है, ये कन्नौज में धर्म सभा कराता है हर साल, और हर 5वें वर्ष महाधर्म सभा जो प्रयाग में कराता है वो भी मिलेगा, वो भी। 643 में हर्ष की 6वीं महामोक्ष परिषद प्रयाग में, यही कह रहा था मैं, हर 5 साल 6वीं जो महामोक्ष परिषद हुई थी प्रयाग में, उसकी अध्यक्ष, उसमें भाग लेता है। हर्ष को इसने वैश्य बताया था, ठीक है। हर्ष को शिलादित्य कहा था, शिलाजीत ने शिलादित्य। शूद्रों को कृषक कहा था, जितने शूद्र हैं शूद्रों को वेनसांग कृषक बताता है। सिंचाई के लिए रेहट का प्रयोग होता है, इसके वर्णन किया है। भारत के लोग घोड़े जो होते हैं ईरान, फारस, कंबोज से मंगाते हैं, ठीक है। ईरान, वर्तमान जो ईरान है फारस को कहते हैं, वही बगल में फारस, तो इराक ईरान है, तो अभी ईरान समझिए, फारस समझिए, कंबोज समझिए, कंबोज हाटक जिसकी राजधानी थी, आप महाजनपद काल में देखेंगे तो। वेनसांग की यात्रा का वर्णन सीयूकी नामक ग्रंथ में इसने रच दिया है। जितना वो घूमा है, इधर उधर बकैती किया है, सारा एक बकैती एक जगह संकलित कर दिया है, ठीक। अब यह क्या करता है कि तीर्थ यात्रियों का इसे राजकुमार कहते हैं। जितना रैम टैम सब किया, ये घूमा, इधर लिखा उधर लिखा, बौद्धों की शिक्षा ली, क्योंकि बौद्ध धर्म से अनुयायी था ये, और आया
तो पूरे भारत में घूमा, तो ये इसे तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। अस्यूकी का अर्थ क्या होता है कि पश्चिमी संसार का जो विवरण, ये स्यूकी का अर्थ होता है। वेनसांग असम के शासक भास्कर वर्मा के दरबार में भी गया था, इंपॉर्टेंट है ये। अगर पूछ लेगा मान लीजिए कि भास्कर वर्मा के दरबार में कौन सा यात्री आया था भारत में, तो वेनसांग। अब प्रभाकर वर्धन के बारे में देखते हैं। प्रभाकर वर्धन, ये आपका उपाधियाँ इसकी हुबहरिन केसरी, मतलब हुण रूपी हिरण के लिए सिंह के समान। फिर सिंधुराज ज्वार, सिंधुराज के लिए ज्वार के समान। गुर्जरा प्रजागार, गुर्जरों की नींद हराम करने वाला। प्रभाकर वर्धन की उपाधियाँ ये। लाल पाट खपाट चारू, मतलब चंचलता को समाप्त करने वाला। मालव लक्ष्मी लता परसु, ये भी इसकी उपाधियाँ हैं, ये एक बार रखिएगा, पूछ सकता है। पंजाब व सिंधु, ये लिखा यहाँ पे, पंजाब व सिंधु प्रदेश पर विजय, हुड़ों का आक्रमण जो हुआ था के दमन के लिए राजवर्धन सेकंड को भेजा था और यह विजयी रहा था, याद रखिएगा, विजयी रहा था। प्रभाकर वर्धन बीमार हुआ था, इलाज के लिए 2 वैद्य आए थे, ठीक है, रसायन व सुसैन, ठीक है, और मृत्यु हो गई इनकी। राज्यवर्धन प्रभाकर की मृत्यु के बाद शासक बनता है राज्यवर्धन। फिर क्या होता है कि जो गौण शासक बंगाल का शशांक, और मालवा का शासक देववर्मन, देवगुप्त इसका भी कहते हैं इसे, से संधि करके कन्नौज पर आक्रमण कर देता है शशांक, इतना बड़ा खिलाड़ी रहता है ये। फिर गृहवर्मा जो राजवर्धन का जीजा था उसकी हत्या कर देता है, राजश्री का पति था, ऊपर बताएं, राजश्री का पति था, और राजश्री को उठा के जेल में डाल देता है। देखिए कितनी बड़ी घटना कर देती, 5 मिनट में सारा खेल खत्म। उसके पश्चात राजवर्धन ने देवगुप्त पर आक्रमण की, उसकी हत्या कर दी, वहीं ठोक दिया, मतलब आर पार। होता यह है कि जो शशांक और क्या कहते हैं देववर्धन दोनों संधि करते हैं, कन्नौज पे आक्रमण करते हैं, आक्रमण करके राजश्री के पति को मार देते हैं जिसका नाम गृहवर्मा था, और राजश्री को उठा के जेल में डाल देते हैं। इस बात से कौन खफा हो जाता है, आपका राज्यवर्धन हो जाता है। और राज्यवर्धन जब खफा हो जाता है तो ये आक्रमण करता है किस पे, ये देववर्मन पे, और देववर्मन को इनका मतलब गला रेत के 6 फुट मतलब 6 इंच छोटा कर देता है इनको, इनकी हाइट बहुत लंबी हो जाती है, गला काट के 6 इंच छोटा कर देता है, इनकी कहानी खत्म। अब क्या होता है, शशांक राज्यवर्धन को षड्यंत्र कर अपने राज्य में बुलाता है। देखिए अब ये कहानी दूसरी बदल गई। अब शशांक क्या करता है कि षड्यंत्र रचता है और इसको थोड़ा सा संधि के लिए राजवर्धन को अपने राज्य में बुला लेता है, और रात के समय उसके कक्ष में मतलब राजवर्धन की हत्या कर देता है। और यह सूचना हर्ष को कौन देता है, हर्ष का ममेरा भाई, ठीक है, ये कुतैत नाम है इसका। अरे ठीक है, तो इसका ममेरा भाई इसकी सूचना देता है कि इनकी हत्या हो जाती है राजवर्धन की, ठीक। फिर हर्षवर्धन गद्दी पर बैठता है 606 ईस्वी में और 647 तक शासन करता है। सिंहनाथ के कहने पर सिंहासन पर बैठता है, सिंहनाथ के कहने पर बैठता है, और 3 समस्याओं का सबसे पहले समाधान करता है। ये 3 समस्याएं देखिए यहाँ लिखा है कि 3 समस्याओं का सबसे पहले समाधान करता है। क्या 3 समस्याएं थी? पहली समस्या थी कि बहन इनकी मतलब वो कब्जा कर लिया था, बहन इनकी चली गई थी, ठीक है, तो बहन की खोज बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से हर्ष ने खोजा अपनी बहन को, पहले राजश्री मिलती है आपके यहीं विंध्याचल के जंगलों में। फिर आपका कन्नौज का उत्तराधिकारी व शासन संभालता है, जैसे कन्नौज बिखर गया मरने के बाद, मतलब शक्ति एकत्रित किया। फिर मंत्रियों के आग्रह पर कन्नौज के सिंहासन को भाई बहन के साथ साथ मतलब दो बैठते थे। जैसे मंत्री आग्रह करते हैं तो मंत्रियों के आग्रह पर कन्नौज के सिंहासन को भाई बहन साथ साथ बैठ के मतलब शासन करते हैं, और राजधानी थानेश्वर से आपका कन्नौज लेके आते हैं। यही दोनों भाई बहन एक साथ बैठते हैं गद्दी पे। फिर हर्ष का दिग्विजय अभियान देखिएगा कौन कौन सा, नहीं ये भी देखिए, तीसरा बात छूट ही गया, अपने भाई की हत्या का बदला लिया, ठोक ठाक दिया सबको। अब देखिए हर्ष के विजय। ए होल अभिलेख के अनुसार नर्मदा तट पर पुलकेशिन द्वितीय
हर्ष के बीच 630 से 634 के बीच युद्ध हुआ था। पुलकेशिन द्वितीय विजयी रहा था। उसके बाद वह परमेश्वर की उपाधि धारण करता, परमेश्वर। ठीक है। हर्ष के साम्राज्य का विस्तार पूर्व में गंजाम जिला, मतलब गंजाम जिला उड़ीसा, पश्चिम में वल्लभी तक और उत्तर में कश्मीर को छोड़कर समस्त प्रदेश तक इसका हर्ष का साम्राज्य था। कश्मीर के शासक के साथ हर्ष की गौतम बुद्ध के दंत अस्थि के अवशेष को लेकर युद्ध हो गया था। फिर वल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय को पराजित कर उसकी पुत्री से विवाह कर लेता है। पराजित करता है उसकी पुत्री से विवाह, फ्री में मतलब ब्याह मिल गया। ठीक। फिर पंच भारत विजय करता है, मतलब कि विवरण हेन-सान देता है कि पंजाब, कन्नौज, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। हेन-सांग ने पंच भारत का इसको स्वामी कहा था। अंतिम युद्ध यह 643 में गंजाम इसे कानगोद कहते थे, उड़ीसा का लड़ता है। ये कौन लड़ता है? हर्षवर्धन। देखिएगा, हर्ष को बाणभट्ट ने सर्व चक्रवर्ती नाम, धौरेय चतु, समुद्राधिपति तथा अभिलेखों में सकलोत्त रायथनाथ इसको मिलता है, मतलब संपूर्ण उत्तर भारत का स्वामी। ये अभिलेखों में मिलता है। दो चीज़ें याद रखिएगा। ये हर्ष को साहित्यकार सम्राट भी कहा था। क्यों? अभी बताया तो ऊपर। नागानंद, रत्नावली इसकी आपका कृतियां हैं। जो सोदगल के अवंती सुंदरी में कविंद्र कहा। सोदगल मतलब डंडी के अवंती सुंदरी में इसे कविंद्र कहा गया है। और गीत गोविंद के लेखक जयदेव ने काव्य का हर्ष कहा है। इसको काव्य का हर्ष कहा, इंपॉर्टेंट है। नालंदा से प्राप्त मुद्रा पर भी श्री हर्ष लिखा हुआ है। जो देखेंगे हर्ष का धर्म क्या क्या, हर्ष के धर्म के बारे में जानकारी मिलते हैं। सोनीपत से प्राप्त मुद्रा पर शिव, पार्वती व नंदी का अंकन मिलता है। हर्ष के अनुसार युद्ध के पूर्व शिव की पूजा करता था। हर्षचरितम के अनुसार हर्ष जो होता था, जब भी युद्ध करने आता था, युद्ध के पूर्व शिव की पूजा करता था और हेन-सांग के प्रभाव में आकर पूर्णतः बौद्ध हो गया था। ये नीचे लिखा अगली लाइन। अब कहता है क्या कि उद्देश्य से ऊपर क्या है, कुछ है क्या? कन्नौज धर्म सभा ये लिखा है। राधा कुमुद मुखर्जी ने धर्मों का महासम्मेलन कहा था इसके कन्नौज धर्म सभा को। इसका उद्देश्य था कि महायान बौद्ध धर्म की प्रतिष्ठा स्थापित करना। सभा में 18 देशों के राजा, 300 ब्राह्मण, 1000 नालंदा बिहार के भिक्षु, जैन निर्ग्रंथों ने भी भाग लिया था। इसका अध्यक्षता कौन किया था? हेन-सांग किया था। ये साला कैसे अध्यक्षता पा गया है? फिर सम्मेलन 18 दिन तक चला था। हेन-सांग की उपाधियां महादेव और मोक्षदेव की मिलती है। अब देखिएगा कि प्रयाग सम्मेलन, इसे महामोक्ष परिषद कहते हैं। इंपॉर्टेंट है प्रयाग सम्मेलन को। हर्ष प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग महोत्सव, ये 5वें वर्ष में आपको बताया था कि 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद मतलब प्रयाग में एक महोत्सव करता है। ब्राह्मण, भिक्षु, दीन, अनाथों को दान देता है। 6वें सम्मेलन में 5 लाख से अधिक लोग शामिल हुए थे। 5 लाख। प्रथम 3 दिन शिव, बुद्ध और सूर्य की उपासना। 75 दिन तक सम्मेलन चला था। अभी भी सारा कुछ 75 चल रहा, 75वां गणतंत्र दिवस मना था ना। अंतिम 40 दिन तक महादान हुआ। दान वीरता के कारण प्राचीन भारत का इसे कर्ण कहा जाता है। हर्षकालीन प्रमुख विद्वान एवं साहित्यकार, देखिएगा हर्ष कला व साहित्य का उदार संरक्षक था। अपने राजस्व का 1/4 भाग विद्वानों में दान कर देता था। बाणभट्ट हर्षचरित लिखे हैं 620 में व कादम्बरी। बाणभट्ट चंडी शतक, पार्वती परिणय, मुकुट तड़ितकम ये लिखते हैं। कौन? बाणभट्ट जी। मयूर लिखता है, यह बाणभट्ट के ससुर से। हर्ष का दूसरा प्रमुख कवि सूर्य शतक लिखा है, मयूर शतक लिखा है और आपका खंड प्रशस्ति लिखा है। ये किसका है? आपका मयूर का है। ठीक है।
आगे देखिएगा कि दंडी, दंडी संस्कृत के प्रकांड विद्वान। कहाँ गया भैया? तो प्रकांड विद्वान के नाम पे भाग गया। एक मिनट, देखिए मिल गया। दंडी जो थे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। 10 कुमार चरित्र, काव्य दर्श, अवंती सुंदरी इनकी कृतियां हैं। अन्य विद्वानों के नाम देख लीजिएगा। जयसेन ये बौद्ध भिक्षु थे और इनको हर्ष ने संरक्षण दिया था। सुबंधु, मातंग दिवांग चांडाल जाति का विद्वान था यह। ईशान, शीलभद्र ये सब हर्ष, इन सबको हर्ष ने आश्रय दिया था। ठीक है। अगर अगला है कि हर्ष के समय ही भर्तृहरि ने श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और नीति शतक जैसे ग्रंथों की रचना की थी। हर्ष के समय ही भर्तृहरि ने श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और आपका नीति शतक, यहाँ लिखा है नीति शतक जैसे ग्रंथों की रचना की थी। और हर्षकालीन कला, अब देखिएगा उल्लेख इसका हर्षचरित व कादंबरी से, मतलब साहित्यिक स्रोत। सिरपुर और रायपुर, सिरपुर को रायपुर कहते हैं, का लक्ष्मण मंदिर और मुंडेश्वरी बिहार का अष्टकोणिक मंदिर हर्ष के समय में निर्मित है। नालंदा विश्वविद्यालय में एक मठ का निर्माण करवाया था। जयसेन को 80 गांव दान में दिए थे। जयसेन को 80 गांव दान में दिए थे। सामाजिक स्थिति देखेंगे वेनसांग के समय, हर्षवर्धन के समय वेनसांग कहता है, सामाजिक स्थिति देख रहे हैं हम लोग हर्षवर्धन के समय की, तो वेनसांग 4 प्रमुख वर्ण बताता है। ठीक है। 5वें वर्ण में मिश्रित जातियां जिनमें अनुलोम पतलोम विवाह प्रचलित था। जाति प्रथा समाज का प्रमुख आधार थी। लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे। स्त्रियां पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं करती थी। फिर बाल विवाह पूर्ण रूप से स्थापित था। ठीक है। 8 से 10 वर्ष की आयु की लड़की का विवाह हो जाता था। 8 वर्ष की लड़की को गौरी कहा जाता था। 8 वर्ष की लड़की को गौरी कहा जाता था। 10 वर्ष की लड़की को कन्या कहा जाता था। अपराध में अपराध 9 के बराबर। ठीक। शिक्षा का प्रमुख केंद्र देखेंगे नालंदा, काशी, वल्लभी, उज्जैनी। ये उस समय हर्ष के काल में ये शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। अब देखेंगे कि धर्म, ब्राह्मण और बौद्ध जैन 3 धर्म बहुत पॉपुलर थे उस समय। शैव मत सर्वाधिक प्रचलित था। थानेश्वर के सभी घरों में शिव की पूजा का उल्लेख मिलता है। बौद्ध धर्म 18 भागों में विभाजित हो गया। हर्ष का प्रशासन देखिएगा, थोड़ा जूम कर लें कि हर्ष का प्रशासन, ये अधिकारी हैं, इनका कार्य है। देखिए ये लिखा है ना, ये पढ़ लीजिए ये इसको। हर्ष को प्राचीन भारत का अंतिम महान साम्राज्य निर्माता तथा अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। ठीक है, सही पकड़े हैं। अवंती देखिएगा, यहाँ पे अधिकारी में आ गए अवंती। अवंती क्या है? अवंती किसे कहते थे? तो युद्ध व शांति का अधिकारी को अवंती कहते थे। अवंती प्रदेश नहीं, यहाँ अवंती अधिकारी का नाम है। सिंहनाद, सिंहनाद कौन है? सेनापति को सिंहनाद कहते थे। कुंतल अश्व सेना का प्रधान होता था। ठीक। और स्कंदगुप्त देखिए हस्ती का प्रधान। स्कंदगुप्त जो हाथियों का प्रधान होता था। चाट भाट या आपका वैतनिक अवैतनिक सैनिक होते थे। चाट भाट, चाट जो होते थे वैतनिक होते थे और भाट अवैतनिक सैनिक होते थे। सामंत या महाराज या नागरिक प्रशासन के प्रमुख होते थे। यहाँ देखिएगा प्रतिहार, अंतःपुर का रक्षक होता था प्रतिहार। महाप्रतिहार या आपका राज प्रसाद का रक्षक होता था। आयुक्त जो होता था साधारण अधिकारी होता था। मीमांसक जो होता था आपका न्यायाधीश होता था। हर्ष की मृत्यु के बाद 647 में वर्धन वंश का पतन हो गया। ठीक है। जब हर्ष की मृत्यु हो जाती है तो कन्नौज इतना समृद्ध रहता है कि इसको मतलब अपने कब्जे में लेने के लिए अलग अलग जो क्षेत्रीय राज्य थे आपस में भिड़ गए। ठीक है, क्योंकि उत्तराधिकारी कोई सक्षम नहीं था। देखिएगा इसी में त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। ये त्रिपक्षीय संघर्ष होता है।
हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज के सिंहासन पर यशोवर्मन 725 से लेकर 752 तक ये नामक शासक ने अधिकार कर लिया। इसके दरबार में वाकपति नामक कवि रहता था जिसने गौडवाहो की रचना की है। बहुत इंपॉर्टेंट है, घटना चक्र उठाइएगा सरकार, उसमें देखिएगा कि गौडवाहो की कृति वाकपति पूछा है। भवभूति की रचना ये भी पूछा है। भवभूति जैसे नाटककार को आश्रय दिया था किसने? यशोवर्मन ने दिया था। और आपका हाँ, भवभूति ने लिखा है मालती माधव, उत्तर रामचरित और महावीर चरित। ठीक है, याद रखिएगा। ये क्या याद रखेंगे आप लोग कि यह इसकी कृतियाँ माधव, उत्तर रामचरित और महावीर चरित। यशोवर्मन की मृत्यु के बाद कन्नौज का सिंहासन जो आपका खाली हो गया, लिखा यशोवर्मन के बाद। फिर कन्नौज पर अधिकार को लेकर 3 महाशक्तियों में संघर्ष हुआ, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया। देखिएगा, यह राजस्थान और गुजरात के पास के यहाँ के आपके गुर्जर प्रतिहार थे। ये आपके राष्ट्रकूट वंश, सौराष्ट्र के समय के आपके राष्ट्रकूट हैं। और आपका बंगाल के पाल वंश, ये तीनों हैं जो क्या कहते हैं कि आपस में लड़ते हैं कन्नौज के लिए। इसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट वंशों के बीच यह आपका युद्ध होता है। कन्नौज पर अधिकार करने हेतु 150 वर्षों तक युद्ध चला। इसे ही त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। दक्षिण भारत का प्रथम राजवंश वह शासक जिसने उत्तर भारत की राजनीति में सक्रिय भाग लिया था, तो राष्ट्रकूट वंश का शासक ध्रुव प्रथम। ठीक है। त्रिपक्षीय संघर्ष 8वीं शताब्दी के अंत तक प्रारंभ होकर लगभग 150 वर्षों तक चला। मिहिर भोज, जिसे गुर्जर प्रतिहार विजयी रहा, कन्नौज को अपने राज्य में मिला लिया था। देखिएगा प्रथम चरण क्या है इसका, थोड़ा सा प्रथम चरण क्या है देखिएगा। प्रथम चरण है कि वत्सराज गुर्जर प्रतिहार शासक है, ध्रुव प्रथम राष्ट्रकूट है और धर्मपाल आपका पाल वंश का शासक है। ठीक है, तो इसमें विजयी कौन रहा? ध्रुव प्रथम रहा। ध्रुव प्रथम मतलब राष्ट्रकूट विजयी थे इसमें पहले चरण में। दूसरा चरण चलता है 795 से 814 तक। इसमें क्या होता है कि गोविंद तृतीय ये राष्ट्रकूट शासक था, ये तो फिर विजयी रहा ये। फिर तीसरा चरण देखिएगा 814 में से अंत तक, जब तक खत्म नहीं होता। मिहिर भोज जो होता है विजयी रहा, यह गुर्जर प्रतिहार शासक था। यह आदिवराह की उपाधि धारण किया था। आदिवराह, ये क्वेश्चन पूछा है, ये भी उठाइएगा आप घटना चक्र, उसमें देखिएगा। तो नोट देखिएगा 2000 के नोट पे क्या लिखा है कि 1018 में महमूद गजनवी ने राज्यपाल को व 1019 में उसके पुत्र त्रिलोचन पाल को पराजित कर प्रतिहार शासन का अंत कर दिया। प्रथम चरण देखिएगा कि वत्सराज ने कन्नौज के इंदा युद्धों को युद्ध में पराजित किया, वह धर्मपाल को भी हराया था, परंतु ध्रुव प्रथम से पराजित हो गया। कौन? वत्सराज। देखिए जो प्रथम चरण ऊपर लिखा था उसी का डिस्क्रिप्शन है कि आपको कहानी समझ में आए। हुआ ये कि जब वत्सराज और आपका ध्रुव प्रथम और धर्मपाल इन तीनों में युद्ध होता है, तो पहले क्या करता है कि वत्सराज जो होता है इसको धर्मपाल को हरा देता है। ठीक, वत्सराज जीत जाता है, लेकिन ध्रुव प्रथम होता है जो वो वत्सराज को हरा देता है। तो फिर ध्रुव प्रथम जीत जाता है राष्ट्रकूट शासक। लिखा है यही। अब देखिएगा यहाँ लिखा है कि अब ये तीनों लिखे हैं, गुर्जर प्रतिहार, पाल और आपका राष्ट्रकूट। कौन कौन विजयी, कौन कौन हुआ। पहली बार आपका वत्सराज 783 से 800, ठीक इसी समय शामिल हुआ 770 से 810 तक धर्मपाल शासन करता है। और ध्रुव प्रथम जो विजयी रहा था पहले वाले में, ये आपका 780 से लेकर 793 तक इसका शासनकाल है। फिर देखेंगे नाग भट्ट है जो 800 से 833 तक रहता है गुर्जर प्रतिहार में। रामभद्र ने 3 वर्ष शासन किया था, इसके बाद आया था ये। फिर इसके बाद
पाल वंश में 810 से 850 तक देवपाल रहता है, गोविंद तृतीय रहता है 793 से 814 तक। तो इसमें सेकेंड वाले में भी गोविंद तृतीय जीतता है, इन तीनों में, मतलब इन तीनों शासकों में गोविंद तृतीय जीतता है। फिर क्या होता है कि गुर्जर प्रतिहार मिहिर भोज 836 से 885 तक रहता है। इसमें पाल वंश में विग्रह पाल 85 से लेके मतलब 850 से लेकर 854 तक रहता है, और अमोघवर्ष 814 से लेकर 878 तक रहता है। इसमें मिहिर भोज आपका विजयी हो जाता है। फिर महेंद्र पाल आपका 885 से 910, यहाँ पे आपका नारायण पाल पाल वंश में, और कृष्ण द्वितीय जो होता है आपका राष्ट्रकूट में 878 से 915 तक, इसमें महेंद्र पाल विजयी रहता है। ठीक, आगे देखेंगे कि महिपाल प्रथम 912 से 943 तक रहता है। महिपाल प्रथम ये विजयी रहा। ठीक, इसीलिए दिया था कि गुर्जर प्रतिहार मिहिर भोज के बाद विजयी रहा। अब फिर इनका पतन हो गया, पालों का पतन हो गया था इस समय, और इस समय शासक था गुर्जर प्रतिहार का इंद्र तृतीय 915 से 922 तक। बस कहानी खत्म हो गई किसकी? आपकी पूरे हर्षवर्धन काल की त्रिपक्षीय संघर्ष की। इतना ही था। अब राष्ट्रकूट देखिएगा, राष्ट्रकूट फोड़ना ये जो नहीं, राष्ट्रकूट वंश देखिएगा। राष्ट्रकूट का संस्थापक माना जाता है दंतिदुर्ग। ठीक है, दंतिदुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक है। अब देखिए कि राष्ट्रकूट जो वातापी चालुक्य के सामंत थे, वातापी चालुक्यों के सामंत थे, उनकी भी जानकारी भी लेंगे। इन सबकी खबर लेंगे आज हम लोग। और 752 ईस्वी में दंतिदुर्ग ने अंतिम चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को पराजित कर मान्यखेट कर्नाटक में स्वतंत्र राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करता है। कौन करता है? दंतिदुर्ग। और किसको ठोकता है? कीर्तिवर्मन को। कीर्तिवर्मन को बलवर्मन को कूटता वहीं, और कूटने के बाद आपका मान्यखेट कर्नाटक में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है, स्वतंत्र राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना करता है। देखिएगा, आपको माइंड मैप के हिसाब से थोड़ा सा मैप दिखा देते हैं। देखिए, ये मैप समझने की कोशिश करिएगा सरकार मेरे। देखिए कि ये आपका गुर्जर प्रतिहार यहाँ रहते थे। कलर कौन सा ले, ये चमकेगा। हाँ, गुर्जर प्रतिहार आपको देखिएगा कि जो राजस्थान का सीमा है, राजस्थान में वर्तमान राजस्थान गुर्जर प्रतिहार थे। फिर चालुक्य जो थे यहाँ थे, ये चालुक्यों का है। चालुक्य आपके एक चालुक्य तो आपके सौराष्ट्र के पास थे, गुजरात और महाराष्ट्र सीमा साझा करते थे। और जो वेंगी के चालुक्य थे, ये वेंगी के चालुक्यों का, यहाँ वेंगी के चालुक्य थे। इन्हें चेर कहते थे, चेर या वेंगी के चालुक्य। फिर जो राष्ट्रकूट थे आपके, ये राष्ट्रकूट कर्नाटक के नीचे इधर कर्नाटक इस साइड को कहते थे पहले, तो इसके हिस्सा में जुड़ा था मान्यखेट। ये राष्ट्रकूटों का मतलब रायचूर दोआब, इसके नीचे रायचूर दोआब है, रायचूर दोआब ये। अब यहाँ चालुक्य आते थे, ये आपका कौन सा? वातापी के चालुक्य हैं, वातापी के चालुक्य हैं। अब पश्चिमी चालुक्य नहीं कहते हैं, पुलकेशिन द्वितीय यहीं का था, मतलब एक शासक था। और यहाँ पे देखिए चोल, देखिएगा यहाँ चोल है, यहाँ पे चोल के बाद नीचे आइएगा चोल है, ये बीच में, तू कहाँ गया? हाँ, और ये पांड्यों का है, मदुरई के पांड है। चोर चेर पांड चेर ये हैं। चेर ऐसे था, ऐसे मतलब केरल से भी सीमा साझा करते हैं ये चेर। ये पांडे ऐसे हैं, ये थोड़ा ऊपर नहीं है, ये नीचे है। यहाँ पे आपके चेर है, ठीक है, और वेंगी के ऊपर है। इतने हैं आपके माइंड में पे, देख लीजिएगा। अब देखिएगा, हाँ, अरबों के खिलाफ चालुक्य नरेश की सहायता के कारण दंतिदुर्ग को पृथ्वी बल्लभ की उपाधि मिली थी। अरबों के खिलाफ चालुक्य नरेश मतलब जो चालुक्य राजा था, वो उसकी सहायता किया था दंतिदुर्ग, तो इसको पृथ्वी बल्लभ की उपाधि दिया था। ठीक, फिर देखिए होता ये है कि उज्जैनी मध्य प्रदेश में हिरण्यगर्भ महादान यज्ञ करता है। हिरण्यगर्भ यज्ञ करता है। राष्ट्रकूटों के अभिलेख में इनका मूल स्थान लातूर महाराष्ट्र के बाद इन्होंने एचीचपुर बरार महाराष्ट्र में अपना शासन स्थापित किया था। लातूर में अभी करंट अफेयर का बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में छापिएगा हमको। वर्तमान करंट अफेयर मतलब 1 साल 8 महीने पहले का। स्टैचू ऑफ नॉलेज बाबा साहब अम्बेडकर, लातूर महाराष्ट्र। कृष्ण प्रथम 756 में शासक बना था ये,
वातापी के चालुक्यों का अस्तित्व पूर्णतः समाप्त कर दिया। किसने? कृष्ण प्रथम। उपाधि छत्र प्रजावाद और कृत प्रजापाल, ये उपाधि करता है। अब इसका क्या है कि जीवन के अंतिम क्षण तक प्रजा को पालने वाला। कृत प्रजापाल इसका अर्थ होता है, कृत प्रजापाल का अर्थ होता है जीवन के अंतिम क्षण तक, जब तक हमारी मतलब रूह में सांस है तब तक तुम्हारा मतलब पालन करेंगे। अलोरा महाराष्ट्र में के प्रसिद्ध जो कैलाश मंदिर है का निर्माण किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत भैया, कृष्ण प्रथम ने किया है। कैलाश मंदिर ऊपर से पूरे पर्वत को काटते हुए बनाया गया है, अद्भुत कला है ये, जाके देखेंगे, उसको कृष्ण प्रथम ने बनाया है। ध्रुव प्रथम आता है फिर 780 से 793, ठीक है। अब देखेंगे कि प्रथम शासक जिसने उत्तर भारत के प्रतिहारों गुर्जर प्रतिहार व पालों पर आक्रमण कर त्रिकोणीय संघर्ष किया, ये ध्रुव प्रथम यही है। अब स्टोरी कोरिलेट करिए, त्रिपक्षीय संघर्ष हम लोग पढ़े हैं तो देखे हैं कि त्रिपक्षीय संघर्ष में जो राष्ट्रकूटों की वजह से मतलब राष्ट्रकूटों की तरफ से पहला शासक जो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेता है वो ध्रुव प्रथम रहता है, और पालों की तरफ से धर्मपाल और प्रतिहारों की तरफ से, कमेंट बॉक्स में छापिए, अभी पढ़े 2 मिनट पहले, गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज और पाल शासक धर्मपाल, लिख गया साला वत्सराज, को पराजित किया था। अब क्या छापेंगे कमेंट बॉक्स में, यही लिखा पड़ा है। विजय कर ध्रुव ने अपने राज चिन्ह पर गंगा व यमुना के प्रतीक के रूप में अंकित करवाया, अतः ध्रुव को धारा वर्षा भी कहा जाता है। ध्रुव को धारा वर्षा कहते हैं। पूछ देगा कि धारा वर्षा किसकी उपाधि है तो आपकी बुद्धि हिल जाएगी। धारा वर्षा ध्रुव की उपाधि है। और जब यह विजयी करता है, मतलब पहला विजय जीतता है त्रिपक्षीय संघर्ष का, तो अपने राज चिन्ह पे गंगा या यमुना के प्रतीक के रूप में मतलब अंकित करवाता है गंगा यमुना को, ठीक है। गोविंद तृतीय आता है इसके बाद, मतलब 793 से लेकर 814 तक रहता है। ध्रुव का पुत्र रहता है ये। पाल शासक धर्मपाल व प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित कर देता है। राष्ट्रकूट का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है कौन? गोविंद तृतीय। नाम ही गोविंद है तो फिर हरे राम हरे कृष्णा। श्रीलंका के राजा व उसके मंत्री को बंदी बनाकर हालापुर कर्नाटक में है, ले आया और लंका के इष्ट देव की 2 प्रतिमाएं लाकर मान्य खेत में के शिव मंदिर के सामने विजय स्तंभों के रूप में लगवाई थी। इतना मतलब इसके मतलब फाड़ दिया था एकदम श्रीलंका वालों को। और सबसे मतलब हमको लगता है कि घर का क्या कहते हैं, कहावत है ये, घर की मूली बना देते श्रीलंका को। जो आया था वो भी कूट देता था। राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम, तो ये आपका गोविंद तृतीय, जितने आए सब उसको कूटने ही गए श्रीलंके को। जो मिला कूट लो पहले। नोट देखिए 2000 का नोट पे क्या लिखा है कि इसके अमोघ वर्ष 814 से 878 साहित्य व धर्म के में अधिक रुचि ली। कवि राजमार्ग की उपाधि मिली है। कन्नड़ भाषा में प्रथम काव्य की रचना कहा गया है। यह ग्रंथ दंडिन की काव्य दर्श पर आधारित है। देखिएगा, अमोघ वर्ष की सभा में आदि पुराण के लेखक जिनसेन, गणित सार संग्रह के लेखक महावीरचार्य तथा अमोघ वृत्ति के लेखक आपका संकटायन थे। अमोघ वर्ष ने प्रजा को महामारी से बचाने हेतु बाएं हाथ की उंगली काटकर देवी को भेंट दे दी थी। लक्ष्मी के जी के उपासक था, माँ लक्ष्मी का उपासक था। अगला शासक आता है राष्ट्रकूट वंश का 915 से 927 इंद्र तृतीय। इसके काल में अरबी लेखक अल मसूदी भारत आया था। अल मसूदी, ठीक है। इसे इस वंश का श्रेष्ठ शासक बताया था कौन? अरबी शासक अल मसूदी ने। प्रतिहार शासक महिपाल को पराजित कर कन्नौज को लूटा। कृष्ण तृतीय इसके बाद आता है। 939 से लेकर 965 तक रहता है। बीच के जो गैप है वो शासक इंपॉर्टेंट नहीं है, जानकारियाँ कम है। चोल शासक परांतक प्रथम को पराजित कर अकाल वर्ष की उपाधि धारण करता है। देखिए कितना बढ़िया है। चोल शासक परांतक प्रथम को पराजित कर देता है और अकाल वर्ष की उपाधि धारण करता है, ठीक। रामेश्वरम जो तमिलनाडु में एक विजय स्तंभ का निर्माण करता है कौन? आपका कृष्ण तृतीय। अब देखिएगा, कृष्णेश्वर मंदिर उपाधि आपका गंड मार्तंडित्य उपाधि धारण करता है।
अब देखिएगा, इम्पोर्टेंट ये है कि इसके दरबार में कन्नड़ कवि पौन निवास करते थे। पौन, जिसने शांति पुराण की रचना की थी। पूछ सकता है शांति पुराण की रचना किसने की? पौन ने। किसके दरबार में रहते थे पौन? कृष्ण, ये क्या कहते हैं कि कृष्ण तिथि के दरबार में रहते थे। ठीक है, इसी दरबार में रहते थे। देखिए कृष्ण तिथि 939-965 है। अब देखिएगा 974 से 975 चालुक्य सामंत तैलप द्वितीय अंतिम राष्ट्रकूट राजा कर्क द्वितीय को पराजित कर राष्ट्रकूटों का अंत कर दिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना कर दी। चालुक्य अवलिक सोलंकी वंश कहते हैं इन्हें। अब इनकी 3 शाखाएं होती हैं, क्योंकि यह बहुत अलग अलग समय तक शासन करते हैं और अलग अलग जगह पर करते हैं, और लेकिन अपना चालुक्य वंश रखते हैं, लेकिन अलग अलग चालुक्य वंश के कहे जाते हैं। देखिएगा, सही हो जाए भैया। देखिए, बादामी या वातापी के चालुक्य ये कर्नाटक में थे, कल्याणी के चालुक्य मैसूर कर्नाटक में, और वेंगी के चालुक्य जो थे आपके वो आंध्र प्रदेश में थे। वो वेंगी गलत लिखा था, चेर जो चेर थे वो नीचे आते हैं केरल के पास, वेंगी आपका आंध्र प्रदेश में, उसे पूर्वी चालुक्य भी कहते हैं वेंगियों को। ठीक है, वो गलत लिखा था इसलिए मैं फिर उस पर कुछ बोला नहीं। तो जो वेंगी थे वे पूर्वी चालुक्य कहते हैं, आंध्र प्रदेश में था, इन्हें पूर्वी चालुक्य भी कहते हैं। 550 से 750 तक राष्ट्रकूटों के उदय से इनका अंत हुआ। ठीक है, फिर क्या होता है कि जब कल्याणी के चालुक्य रहते हैं, और इसमें क्या होता है 950 से लेके आपका 1100 तक शासन चलता है। 200 मतलब 200 ये पतन हो गया, इसके 200 साल बाद आएगा, और फिर 150 साल तक शासन किया। ये राष्ट्रकूटों के पतन के से इनका उदय हुआ था। समझे आप कि नहीं बात? समझे? देखिए समझाता हूँ कैसे। जब वादामी और वातापी के चालुक्य, जिन्हें मतलब या कहते हैं, वादामी या वातापी के चालुक्य, इनका उदय कब हुआ? राष्ट्रकूटों के उदय से इनका अंत हो जाता है। जैसे कि जब वादामी और वातापी के चालुक्य थे तो इनका अंत कब होता है? कि जब चालुक्य दंती दुर्ग इन्हीं के शासक को मार के, आपका सामंत रहता है इनका, मार के राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करता है। फिर धीरे धीरे राष्ट्रकूटों का चरम चढ़ता है, ये चरमोत्कर्ष पे जाते हैं, अपना शासन बनाते हैं। फिर इसके बाद जब ये राष्ट्रकूट कमजोर होते हैं तो फिर चालुक्य जो इनके सामंत बने रहते हैं, बैठे रहते हैं, चालुक्य राष्ट्रकूटों को मार के राष्ट्रकूटों का पतन होता है। फिर आपका कल्याणी के चालुक्यों का आपका उत्थान होता है, यहाँ पे दूसरे शासक। फिर जो तीसरा शासक है वेंगी के चालुक्य, ये कि आंध्र प्रदेश में 600 से लेकर 1200 तक रहते हैं। और इसको इनका भाई था, पुलकेशिन द्वितीय के समय एक भाई था, वो अपने भाई, जो उनका भाई अंधा था, उनके लिए आपका पूर्वी चालुक्य के नाम से आंध्र प्रदेश का अपना राज दे दिया था। तो वहीं पे आपका वेंगी के चालुक्य स्थापित हो गए थे। ठीक है, अब देखिएगा, वातापी या वादामी के चालुक्य 543 से 757 या आपका 550 से 750 तक इनका शासनकाल है। संस्थापक पुलकेशिन प्रथम को मानते हैं। राजधानी वातापी या बादामी, बीजापुर कर्नाटक, बीजापुर गोलकुंडा वाला कर्नाटक में स्थापना बनाते हैं। यह चालुक्यों के प्राचीनतम शाखा है। ठीक है, सबसे प्राचीनतम, क्योंकि इसी के बाद आपका राष्ट्रकूटों का उदय होता है, तो ये प्राचीनतम है। फिर जानकारी के स्रोत हैं एहोल अभिलेख, जिसमें हर्षवर्धन को पीट देता है, कूट देता है पुलकेशिन द्वितीय। आते हैं बहुत चढ़ के एकदम कि हम जाएंगे दक्षिण में आक्रमण करने, बस वही नर्मदा नदी के तट पे पाता, वहीं पे बलबर रगड़ देता है, ला ससुर आवा। ठीक, तो फिर क्या होता है कि प्रयाग जो एहोल प्रशस्ति के रूप में प्राप्त होता है, उससे जानकारी मिलती है। ये नर्मदा नदी के तट पे ही बना था, बीजापुर कर्नाटक, 643 ईस्वी में। रचना इसकी रवि कीर्ति करते हैं। रवि कीर्ति ये जैन कवि थे पुलकेशिन द्वितीय के समय के, और इनकी जो भाषा थी एहोल अभिलेख की संस्कृत भाषा है। शैली आपकी पद्य है। ठीक है, काव्य शैली लिपि ब्राह्मी है, दक्षिणी ब्राह्मी कहते हैं। और एहोल को मंदिरों का नगर कहा जाता है। जिनेंद्र मंदिर और मेंगुती मंदिर यहीं पे है। क्या कहते हैं कि रवि कीर्ति जब एहोल अभिलेख लिखते हैं ना, तो कहते हैं कि मैं मतलब कालिदास जैसी कृत मतलब अपने आप को अपना संबोधित करते हैं कि मैं भी कालिदास जैसा महान हूँ, क्योंकि हाँ कालिदास और हरिसेन जैसा, इन्होंने ऐसा कुछ लिखा था उसमें। हो सकता है मिले आगे थोड़ा सा। इसकी प्राप्त जानकारी देखिएगा क्या क्या, एहोल अभिलेख से क्या क्या हमको प्राप्त होता है ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में समस्त जानकारी मिलती है। हर्ष से पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध की जानकारी, जो नर्मदा नदी तट पे लड़ा गया था। हर्ष पराजित हुआ था, बलबर कुटाया था।
पुलकेशिन द्वितीय को परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, ये भी इसमें लिखा है। फिर बादामी शिलालेख होता है एक, इससे बादामी के किले की एक शिला खंड पर उत्कीर्ण किया गया है। प्राप्त जानकारी क्या है इसमें, बादामी किले का निर्माण पुलकेशिन प्रथम किया था। 543 ईस्वी तिथि अंकित है। चालुक्य वंश का प्रारंभिक जानकारी, चालुक्यों को हरिति पुत्र कहा गया है। आप देखेंगे कि मानव्य मौतृत्य बताया गया है। ठीक, अब देखेंगे तीसरा लिखा है कि महाकूट स्तंभ कहाँ है, इसकी तिथि 602 ईस्वी अंकित है। जानकारी मिलती है पुलकेशिन प्रथम की। पुलकेशिन प्रथम से पूर्व के 2 शासक के नाम के उल्लेख है, एक जय सिंह का नाम उल्लेख है, एक रणराग पुलकेशिन प्रथम के पिता हैं ये, इनकी जानकारी मिलती है। कीर्तिवर्मन के बारे में भी जानकारी मिलती है महाकूट स्तंभ से। हैदराबाद दानपत्र एक मिलता है जिससे जानकारी मिलती है पुलकेशिन द्वितीय द्वारा दिए गए दान के बारे में जानकारी मिलती है। 612 का यह दान पत्र लेख है। चालुक्य किस मत को मानते थे, तो आपका विंसेंट स्मिथ कहता है कि चालुक्य चप जाति के व मध्य एशिया के थे। वेनसांग ने चालुक्यों को क्षत्रिय बताया है और नीलकंठ शास्त्री जो चालुक्य कदम्बों के सामंत थे। अभी वर्तमान में, अभी मतलब पिछले आज 2024 का मार्च चल रहा है, तो अभी जनवरी में शायद, हाँ जनवरी में गोवा में कदम्बों का एक अभिलेख मिला है। इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा कि अगर कदम्बों का अभिलेख कहाँ मिला, तो आपका गोवा मिला है। ये कदम्बों के सामंत थे। इस वंश का मूल नाम चालुक्य था, बाद में चालुक्य हो गया। ये क्षत्रिय थे, नीलकंठ शास्त्री कहते हैं। महाकूट स्तंभ लेख जो है चालुक्य वंश के शासक जय सिंह प्रथम, रणराग और पुलकेशिन प्रथम संस्थापक। फिर 2 भागों में देखिएगा, कीर्तिवर्मन और आपका मंगलेश, ये इंपॉर्टेंट है। इसके चाचा भतीजे का जो झगड़ा देखिएगा क्या होता है। पुलकेशिन द्वितीय, कीर्तिवर्मन शासक बनाया मंगलेश को। ठीक है, कीर्तिवर्मन मतलब पुलकेशिन द्वितीय मर जाता है, तो कीर्तिवर्मन फर्स्ट जो शासक किसको बनाता है, मंगलेश को, क्योंकि यह अल्प अवस्था में था। फिर क्या होता है कि मंगलेश, तो देखिएगा मैं क्या कहना चाहता था, बात ये थी कि पुलकेशिन प्रथम मर जाता है, कीर्तिवर्मन प्रथम शासन रहता है सत्ता पे। जब ये मरने वाला रहता है तो क्या करता है कि यह पुलकेशिन द्वितीय समय छोटा रहता था। ये थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं पूरी कहानी समझने के लिए। हट जा भाई, ये इतना सही है। अरे यार मान जा भाई। क्या होता है कि पुलकेशिन द्वितीय, जब पुलकेशिन प्रथम मर जाता है तो कीर्तिवर्मन शासक बनता है। जब ये मरने वाला आता है तो क्या करता है कि उस अवस्था में पुलकेशिन द्वितीय छोटा रहता है, तो ये मंगलेश नाम का जो व्यक्ति रहता है, चाहता रहता है पुलकेशिन द्वितीय का, इसको शासक बनाता है। कहता है जब पुलकेशिन द्वितीय बड़ा हो जाएगा तो इसको शासक बना देना। तो जब मंगलेश शासन करता है तो फिर जब पुलकेशिन बड़ा हो जाता है तो ये जब अपना राज्य मांगता है तो मना कर देता है, इसको लालच में आ जाता है। तो देखिए लिखा है कि कीर्तिवर्मन प्रथम ने मंगलेश को शासक बनाया, क्यों बनाया, क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय छोटा था। पुलकेशिन ने अपने पिता का सिंहासन मांगा, तो क्या होता है कि बड़ा होने पर मंगलेश ने मना कर दिया, तो पुलकेशिन ने षड्यंत्र करके मंगलेश की हत्या कर दी। ये मंगलेश की हत्या कर दी, ठीक है, और शासन पर बैठ गया। फिर देखिएगा 2 पुत्र, एक पुलकेशिन द्वितीय, विष्णुवर्धन। अब क्या होता है कि विष्णुवर्धन को, जो आंध्रा में कह रहा था मैं, कुब्ज विष्णुवर्धन कहते हैं इसे, तो वहाँ का आंध्र प्रदेश का राज्य दे के वहाँ पे बेंगी के चालुक्य का संस्थापक बनता है। तो वहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश में पूर्वी चालुक्य जिसे कहते हैं, बेंगियों की स्थापना होती है। तो ये जो विष्णुवर्धन था, इसे कुब्ज विष्णुवर्धन कहते हैं, वो वहाँ पे अपनी सत्ता स्थापित करता है, पुलकेशिन द्वितीय करवा देता है। और देखेंगे कि पुलकेशिन देखिए जो है विक्रमादित्य प्रथम, विनयादित्य, इसके बाद विनयादित्य प्रथम, सबसे लंबा शासनकाल विनयादित्य प्रथम का है। उसके बाद आता है आपका विक्रमादित्य द्वितीय, कीर्तिवर्मन द्वितीय अंतिम शासक है। वातापी के चालुक्य, संस्थापक आपका पुलकेशिन प्रथम। देखिएगा, दक्षिणापथ पर अधिकार किया, विजयों के उपलक्ष्य में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इसका उत्तराधिकारी कीर्तिवर्मन, जिसे वातापी का प्रथम निर्माता कहा जाता है। उपाधि इसने सत्याश्रय और पृथ्वी वल्लभ की रखी थी, वही पुलकेशिन द्वितीय का पप्पा। कीर्तिवर्मन प्रथम जो था 566 से 597 तक शासन करता है और पुलकेशिन प्रथम का यह पुत्र था।
साम्राज्य विस्तार हेतु निम्न अभियान किए थे कीर्तिवर्मन ने, जो मंगलेश को बनाया था उसी की कहानी चल रही इस समय। बनवासी का अभियान कर्नाटक में उल्लेख ऐहोल अभिलेख में कीर्तिवर्मन को कदम्बों, नलों और मौर्यों के लिए काल रात्रि के समान बताया था। बनवासी शासक अजय वर्मन को पराजित किया, राजधानी पर कब्जा कर लिया। बेल्लूर, कर्नूल और नलवाड़ी पर आक्रमण करता है। नलवंशी शासक को पराजित करता है। मौर्यों को पराजित करता है कोंकण में, देखिएगा। धारापुर पर कब्जा करता है, कोंकण पर अधिकार कर लेता है। पश्चिमी समुद्र की देवी धारापुर कहा जाता था। गोवा पर भी अधिकार करता है, तभी तो कदम्बों की चर्चा मिलने भी। गोवा का प्राचीन नाम रेवंती द्वीप। उपाधियां पृथ्वी वल्लभ और सत्याश्रय की धारण करता है। कौन? आपका कीर्तिवर्मन प्रथम। बादामी की राजधानी के रूप में नव निर्माण, सुंदर भवन व मंदिर निर्माण, अतः इसलिए इसे वातापी का प्रथम निर्माता कहा जाता है। पुलकेशिन का प्रथम का बेटवा था ये। देखिएगा मंगलेश आपका 13 साल शासन करता है। कीर्तिवर्मन का भाई था, मतलब पुलकेशिन द्वितीय का चर्चा था, मैं बताया था चर्चा था, ठीक है। मंगलेश 597 से 610 तक शासन करता है। कीर्तिवर्मन का भाई था। पुलकेशिन द्वितीय अल्पायु होने के कारण राजा नहीं बना था, ठीक है। फिर उसके बाद जब उसको मार दिया तो बनता है, राजा बना। अभियान कलचुरी राज्य पर आक्रमण करता है। खानदेश, मालवा, गुजरात का दक्षिण भाग, उत्तर भारत का हिस्सा, ठीक है, ये सब कब्जा कर लेता है। उत्तरी भारत में विजय करने हेतु बुद्ध राज से युद्ध करता है और पराजित हो जाता है। कोंकण पर अधिकार करता है। नरूर दान पत्र से इसकी जानकारी मिलती, लेख से। शासक स्वामी राज को मंगलेश ने मार डाला था। चालुक्यों के सामंत। उपाधि देखिए, परम भागव, रण विक्रांत, श्री पृथ्वी वल्लभ। अब यह जो परम भागव मतलब कि वैष्णव धर्म का अनुयायी था। बादामी के गुहा अभिलेख पूर्ण करवाया था किसने? इसी ने। और विष्णु की प्रतिमा बनवाई। पुलकेशिन द्वितीय ने मंगलेश की हत्या कर दी थी, ऐहोल अभिलेख से पता चलता है। पुलकेशिन द्वितीय का कार्यकाल देखिए, बहुत प्रतापी राजा, 609 से लेकर 642 तक रहता है। ऐहोल अभिलेख से जानकारी मिलती है। अश्वमेघ व वाजपेयी यज्ञ किया। 3 उपाधियाँ, जिसे उपाधिधार की परमेश्वर। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राष्ट्र शासक महेंद्र वर्मन को प्रथम बार पराजित किया और उत्तरी प्रदेश पर अधिकार कर लिया। अपने अनुज विष्णुवर्धन, वही लिखा है जो बता रहा था, वर्धन को सौंप दिया। इसके वेंगी की चालुक्य की स्थापना कर दी, ठीक। अजंता की 16वीं गुफा में भित्ति चित्र में पुलकेशिन द्वितीय को ईरानी राजदूत फारसी शाह परवेज खुसरो का स्वागत करते हुए दिखाया गया है। वर्णन अरबी लेखक तरबी ने किया है। अभियान देखिएगा, सामंतों का विद्रोह दबाने हेतु अप्यायिक व गोविंद सामंत दक्षिणी महाराष्ट्र में, ये चालुक्य सामंत थे, इन अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, अभियान करता है तब। देखिएगा अगला जो अप्पायिक है, भीष्मा नदी व भगीरथी नदी के मतलब किनारे, जो भीष्मा नदी की सहायक है भगीरथी नदी, इसके किनारे पे था ये। कदम्बों पर विजय करता है। लाल मालव प्रदेश पर विजय करता है, दक्षिणी गुजरात में है ये। हर्ष पर विजय प्राप्ति की थी, वही आपका जब आता नर्मदा नदी के तट पे कूटा जाता है बेचारा हर्ष। पल्लवों के साथ संघर्ष होता है, 200 वर्षों तक चला जाता है, ठीक। पुलकेशिन द्वितीय के समय चालुक्य और पल्लव संघर्ष जारी रहा। महेंद्र वर्मन की मृत्यु के बाद उसके पुत्र नरसिंह वर्मन पर आक्रमण किया और पुलकेशिन द्वितीय आपका पराजित हो जाता है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। क्या होता है कि महेंद्र वर्मन की मृत्यु हो जाती है, जैसे महेंद्र वर्मन को तो पुलकेशिन हराया था, फिर जब इसका बेटा आता है नरसिंह वर्मन तो सोचता है पुलकेशिन फिर इसको भी हरा दे, तो कि हमारा ये अधीनता स्वीकार कर ले। जैसे जाते हैं नरसिंह वर्मन तेज तर्राक इनको पटक के वहीं धो देता है, धोबी पछाड़ पे। पुलकेशिन द्वितीय पराजित हो जाते हैं। नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन पर आक्रमण के लिए श्रीलंका शासक मान वर्मा की सहायता ली थी। पुनः एक बार वातापी पर आक्रमण कर पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी, ठीक है। पुलकेशिन ने तुंगभद्रा नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी, ठीक है। विक्रमादित्य देखिएगा, विक्रमादित्य प्रथम 655 से 681, पुलकेशिन द्वितीय का पुत्र। पल्लव वंश पर आक्रमण,
नरसिंह वर्मन के पुत्र महेंद्र वर्मन को मार डाला था, अपने पिता का बदला ले लिया। विनयादित्य आता है 681 से लेकर 691 तक। पल्लव, केरल, चेर, चोल, पांड्य राज्यों पर विजय प्राप्त की। उपाधियां राजाश्रय और युद्धमल की लेता है। विजयादित्य आता है, सबसे लंबा शासनकाल 37 वर्षों तक। श्रेष्ठ निर्माता शासक बनता है। आप देखेंगे पट्टदकल गे कर्नाटक विशाल शिव मंदिर का निर्माण करता है द्रविड़ शैली में। फिर विक्रमादित्य द्वितीय आता है 733 से 797 तक। आपका विजयादित्य का पुत्र रहता है ये। इसके समय दक्षिण में अरबों का आक्रमण हुआ था। जय सिंह वर्मन आपका विक्रमादित्य सेकंड का भाई ने अरबों से युद्ध कर पराजित किया। अरबों का युद्ध क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। विक्रमादित्य द्वितीय ने जय सिंह को उपाधि अवनी जनाश्रेय की दी थी। विक्रमादित्य द्वितीय ने पल्लवों पर आक्रमण किया। शासक नंदी वर्मन को पराजित किया था। उपाधि कांची कोंड की दी थी। कोंड मतलब करते थे विजेता, तो वातापी पे अधिकार किया तो वातापी कोंड, कांची पे किया तो कांची कोंड, गंगा मैया को जाके वो जब जीता था राजेंद्र तो राजेंद्र गंगई कोंड। ठीक है। इसकी दो महारानियाँ थी। आपका हय वंश की दो बहनें थी। एक थी लोक महादेवी, दूसरी थी त्रैलोक्य महादेवी। रानी के लोकेश्वर शिव मंदिर, इस रानी ने जो लोक महादेवी ने लोकेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। इसे ही विरूपाक्ष मंदिर कहते हैं, हम्पी कर्नाटक में है। ये जो त्रैलोक्य महादेवी है, त्रिलोकेश्वर महाशिव मंदिर बनवाई थी। इसी को मल्लिकार्जुन शिव मंदिर कहा था। यह भी हम्पी कर्नाटक में है। विक्रमादित्य द्वितीय ने ब्राह्मणों को भूमि दान व धन दान दिया था। उपाधि महाराजाधिराज की धारण की थी। कीर्तिवर्मन द्वितीय आता है 747 से 757 तक रहता है। अंतिम शासक है। पल्लवों के साथ वैवाहिक संबंध करता है। और आपका राष्ट्रकूट दंती दुर्ग ने इसे मार डाला और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। कल्याणी के चालुक्य आ गया नीचे। वातापी के चालुक्यों का स्थान राष्ट्रकूटों ने लिया। राष्ट्रकूटों के पतन के बाद कल्याणी के चालुक्यों का उदय हुआ। ठीक है। कल्याणी के चालुक्यों की स्वतंत्रता के संस्थापक तैलप द्वितीय था। राजधानी को मान्यखेड़ से कल्याणी स्थानांतरित कर दिया। इस वंश का महान शासक विक्रमादित्य तृतीय, उपाधि त्रिभुवन मल्ल, इसके दरबार में विक्रमांक देवचरित के रचयिता विल्हण तथा मिताक्षरा के रचयिता विज्ञानेश्वर थे। ठीक है। 1076 में इसने चालुक्य विक्रम संवत चलाया था। ये इंपॉर्टेंट है। 1076 में इसने चालुक्य विक्रम संवत चलाया था। ठीक। आगे देखिएगा चोल साम्राज्य आ गया। यहाँ देखिएगा चोल साम्राज्य। मारिया भाई देखिएगा चोल साम्राज्य। जानकारी के स्रोत जो है आपके अशोक के 13वें शिलालेख से चोल साम्राज्य का उल्लेख है। यहाँ धम्म विजय की बात कही गई है। संगम साहित्य में चोल साम्राज्य के प्रारंभिक शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। चोलों के पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध के बारे में महावंश जो है बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। यह बौद्ध धर्म का ग्रंथ है जिसकी रचना सिंहली द्वीप श्रीलंका चोल शासक परांतक प्रथम द्वारा पांड्य वंश पर विजय का उल्लेख किया गया। इसमें महावंश में राजेंद्र प्रथम द्वारा श्रीलंका के विजय का उल्लेख किया गया। वीरसोलियम जो है इसकी रचना बुद्धमित्र द्वारा की गई है। व्याकरण ग्रंथ है आपका। ठीक है। और वीर राजेंद्र का उल्लेख है। देखिएगा वीरसोलियम के बाद आपका ये देखिएगा नीचे लिखा अभिलेख। किस किस अभिलेख से जानकारी मिलती है तो आप देखेंगे लीडन दानपत्र लेख है। राजराज प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है। तंजौर अभिलेख है जो इससे भी राजराज प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है। आप देखेंगे करेंदे लेख है। करेंदे लेख इससे राजेंद्र प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है। चोल देखिएगा चोल दक्षिण भारत के राजवंशों में सबसे प्राचीन। शाब्दिक अर्थ घूमना। ठीक। चोल वंश का प्रारंभ संगम युग 3री शताब्दी में से हुआ था। संगम युग छोटा है उसको हम कराएंगे मरणोत्तर के बाद होता है, परंतु राजनीतिक उत्थान 9वीं शताब्दी में हुआ था। संस्थापक देखिएगा विजयालय 850 से लेकर 871
पल्लवों का सामंत था। तंजौर पर अधिकार कर नरकेसरी की उपाधि धारण किया था। आदित्य प्रथम 871 से लेकर 907 तक रहता है। प्रथम शक्तिशाली शासक, पल्लवों को पराजित कर उपाधि कोदंडराम की उपाधि धारण करता है। परांतक प्रथम आता है, 907 से 953 तक रहता है। 915 में वेल्लूर के युद्ध में पांड्य जो राज सिंह द्वितीय था इसको, तथा श्रीलंका का जो कश्यप 5 था, कश्यप 5 इसको पराजित कर देता है। मदुरई को जीतकर मदुरई कोंड की उपाधि धारण करता है। ठीक है, पांड्यों का अंतिम रूप से पराजित कर दिया। उत्तम चोल आता है 973 से 985 तक। उत्तम चोल 973 से 985 ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। बाद में आता है आपका 985 में राजराज प्रथम, 985 से 1014 तक। श्रीलंका पर आक्रमण कर महेंद्र पंचम को पराजित किया था। उत्तरी भाग पर कब्जा कर लिया। इसका नाम इसने मुंडी चोल मंडलम रख दिया था। तंजौर के बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर, शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। राजराजेश्वर ने एक दूत मंडल चीन भेजा था। अपनी विजय का समापन मालदीव समूह पर विजय प्राप्त करके की। इसके बाद इसका बेटवा आता है राजेंद्र प्रथम, 1014 से 1044 तक शासन करता है। चोल वंश का महानतम राजा है। इसके काल में चोलों का स्वर्ण काल कहा जाता है। अरब सागर से आपका सदीम 30 कहते हैं, सदीम 30 द्वीप पर अधिकार था इसका। अरब सागर में सदीम 30 द्वीप पर इसका अधिकार था। सदीम न तीव द्वीप पर अधिकार था। प्रथम भारतीय शासक जिसने विदेशों में भारतीय उपनिवेश स्थापित किया था। संपूर्ण श्रीलंका पर विजय किया था, क्योंकि इसका जो पिता था राजराज वो ऊपरी हिस्से पे कब्जा किया था, उत्तरी हिस्से पे। दक्षिण पूर्वी एशिया में भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। गंगई कोंड चोलपुरम तमिल में मंदिर बनवाया और जिसमें विश्व प्रसिद्ध नटराज मूर्ति स्थापित की, शिव तांडव करते हुए। ठीक है, यह कावेरी नदी के किनारे पर लिखा है, गंगई कोंड चोलपुरम तमिल में। बंगाल की खाड़ी चोलों की झील कहते थे। गंगई कोंड चोलपुरम में चोलगंगम तालाब बनाकर पाल वंश के महिपाल को पराजित कर गंगा जल लाकर इसमें डाला था। इसे तालाब से बनी धारा को राजेंद्र चोल जलीय स्तंभ कहा गया था। देखिएगा, राजाधिराज प्रथम 1044 से आपका 52 तक। कल्याणी चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम से कोप्पम के युद्ध में 1052 में कर्नाटक में मारा गया था। राजेंद्र सेकंड आता है 1052 से 64 तक। कल्याण के चालुक्यों को पराजित कर युद्ध में युद्ध भूमि में राज्याभिषेक करता है। 1062 में कुंडल संगम कर्नाटक सोमेश्वर प्रथम को पुनः पराजित करता है। वीर राजेंद्र आता है 1064 से 1070 तक रहता है। सोमेश्वर प्रथम को पराजित करता है 1068 में। राजकेसरी की उपाधि धारण करता है। युद्ध में बीमार होने के कारण आया नहीं। हार की सूचना सुन उससे तुंगभद्रा नदी पे आत्महत्या कर ली थी। इस वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। इसके बाद चोल पांड्यों के अधीन हो गए, विभाजन हो गया, होयसाल और पांड्यों। चोल प्रशासन देखिएगा राजतंत्रात्मक था। राजा के मौखिक आदेश तिरुवाय केल्वी कहलाते थे। उपराजा के पद पर राजकुमारी को नियुक्त करते थे। सरकारी अधिकारी आपका पेरुंदन्नम और सिरुदन्नम उच्च श्रेणी का था या निम्न श्रेणी का था। राजा के अंगरक्षक वेडेक्कर कहलाते थे, वेडक्कार। उडेन कुट्टम राजा के आदेशों को लिपिबद्ध करते थे। उच्च अधिकारी रहते थे। उच्च अधिकारियों का वेतन भूमि के रूप में प्राप्त होता था। देखिएगा, प्रशासनिक इकाई क्या क्या है। केंद्र देश है, जो प्रांत है आपका मंडलम, राज्य मंडलम कहते थे। जिला को कोट्टम कहते थे या वलनाडु कहते थे। तहसील को नाडु कहते थे और ग्राम पंचायत को कुर्रम कहते थे और ग्राम को गांव कहते थे। राजस्व, भूमि कर, आयम या इसे कडमय कहा जाता था। कडमय, ये लिखा है कडमय। भूमि कर को आयम या कडमय कहा जाता था। सोने का सिक्का कलंजू कहलाता था। तांबे का कासू और आपका
अन्न नापने का जो मापक इकाई थी उसे कलम कहते थे, कलम। विभाग देखिएगा, विभाग के प्रमुखों को वरित्त वरित्तो वरित्तो वरित्तोत्तारक कहते थे, वारित्तोत्तारक। ठीक है, लिखा है कि विभागों के प्रमुख को वारित्तपोत्तारक कहते थे। कर वसूली, ग्राम सभाएं, नगर में नगर समितियां, भूमि माप के लिए वेली नामक इकाई ये होती थी। अब देखिएगा, सैन्य प्रशासन पैदल होता था, अश्वरोही और गजारोही। सेना, रथ सेना नहीं थी। सेना की टुकड़ी को गुल्प, इसके प्रमुख को नायक कहते थे। सेनापति को महादंड नायक कहते थे। युद्ध में वीरता से लड़ने वाले क्षत्रिय शिरोमणि की उपाधि धारण करते थे। स्थानीय स्वशासन 3 प्रकार का था। उर ग्राम सभा, महासभा गांव के ब्राह्मण की सभा, और आपका नगरम जो था व्यापारी समुदाय। स्थानीय प्रशासन समितियों द्वारा संचालित इन्हें वरीयम कहा जाता था, वरीयम। ठीक है, जिसे कोट्टवरीयम, उर्वरीयम था। फिर समाज जो था ब्राह्मण और अब्राह्मण में आपका बटा था। चोलकालीन कला देखिएगा, पल्लवों द्वारा प्रारंभ की गई द्रविड़ मंदिर स्थापत्य कला जारी थी। ठीक है, चोल में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। मंदिर आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र थे। चोल मंदिरों के विषय में फर्ग्यूसन ने कहा है कि चोल कलाकारों ने दानवों की भांति इनका निर्माण किया था। रत्नाकरों जो हरियों के रूप में इनका विन्यास किया था। चोल कला में बनी नटराज शिव की कांस्य मूर्तियां अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। मंदिर देखिएगा, शासक और स्थान। चोलेश्वर मंदिर विजयालय के समय नरत्तमलय में। फिर आप देखेंगे कोरंगनाथ मंदिर विष्णु जी को समर्पित है। परांतक प्रथम बनवाता है श्रीनिवास सनलूर में, तिरुचनापल्ली में। बृहदेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर कहते हैं इसे, राजराज प्रथम बनवाता है तंजौर में। देखिएगा अगला, ऐरावतेश्वर मंदिर राजराज द्वितीय, धारासुरम तंजौर। त्रिभुवनेश्वर मंदिर कुलोत्तुंग बनवाता है त्रिभुवन तंजौर में। और आपका तिरुवलीश्वरम तिरुचनावेली में। ये यहाँ पे शिव मंदिर बना है, ठीक है। और आप देखेंगे कमहरेश्वर कुलोत्तुंग बनवाता है त्रिभुवन कुंभकोणम में। अगला है कि चोल द्रविड़ शैली के प्रमुख विशेषता वर्गाकार व आपके लिखा है कि चोल द्रविड़ शैली की प्रमुख विशेषता क्या थी? ये वर्गाकार थे और ऊंचे विमान थे, ठीक है। अब पल्लव देखिएगा, पल्लवों को संगम साहित्य में तोड़ियार कहा गया है। अभिलेखों में तोंडई भी कहा गया है। कांची के पल्लव आपका बाहुर अभिलेख से इनका कांची वाला पता चलता है। कांची के पल्लव संस्थापक सिंह विष्णु, उपाधि अवनी सिंह। इसके दरबार में महाकवि भारवी रहते थे, जिन्होंने किरातार्जुनीयम लिखा है। महेंद्र वर्मन प्रथम सिंह विष्णु का पुत्र था। 600 से 630 तक यह शासन करता है। जानकारी के स्रोत संगम साहित्य, अवंती सुंदरी, दंडी द्वारा रचित है। यह सिंह विष्णु के बारे में है। मत विलास प्रहसन महेंद्र वर्मन प्रथम द्वारा रचित है। पल्लवों के राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। महावंश से सियूकी से जानकारी मिलती है। वेनसांग नरसिंह वर्मन प्रथम के समय कांची गया था, उसकी जानकारी मिलती है। उपाधियाँ मत विलास, विचित्रचित, गुणभार। इसकी मृत्यु के बाद महेंद्र वर्मन द्वितीय बनता है। 668 से 70 तक परमेश्वर वर्मन आता है। 670 से 680 शासक बने थे। नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिसे राज सिंह कहते हैं, 680 से 720 तक शासन करता है और राज सिंह शैली का प्रचलित करता है। इसकी सभा में प्रसिद्ध लेखक दंडिन रहते थे, जिन्होंने 10 कुमार चरित्र लिखा है, काव्यरस लिखा है। नोट देखिएगा, अपराजित 879 से 897 में इस वंश का अंतिम शासक था। पल्लवकालीन स्थापत्य कला, पल्लव कला ही द्रविड़ कला का आधार बनी थी। दक्षिण भारत की मंदिर स्थापत्य कला के 3 अंग हैं, मंडप, रथ और विशाल मंदिर। पल्लव वास्तुकला को पर्सी ब्राउन ने 4 भागों में आपका विभाजित किया है। महेंद्र वर्मन शैली, जो 610 से 640 तक रहती है। कठोर पत्थरों को काटकर गुफा का निर्माण, जिन्हें मंडप कहा गया। मंडप साधारणतः
स्तंभयुक्त बरामदे हैं जिनकी पिछली दीवारों पर एक या अधिक कक्ष हैं। पल्वरम या पंच पांडव मंडप कहते हैं। दूसरा आता है कि मामल्य शैली। इसका विकास नरसिंह प्रथम के समय होता है। इसके अंतर्गत दो प्रकार के स्मारक हैं, एक मंडप है, एक रथ या एकाश्म मंदिर है। एकाश्म मंदिर में द्रौपदी रथ सबसे छोटा तथा आपका धर्मराज रथ सबसे बड़ा है। इस पर नरसिंह वर्मन की मूर्ति अंकित है। ठीक है, आगे देखेंगे। इन रथ मंदिरों को सप्त पैगोड़ा भी कहा जाता है। मूर्ति कला के लिए विख्यात है। द्रौपदी रथ, नकुल सहदेव रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, धर्मराज रथ सबसे भव्य है। गणेश रथ, फिर पिंडारी रथ और आपका वलंकट रथ। ठीक है, ये रथ आपके शिव मंदिर हैं। इन रथ मंदिरों पर शिव, गंगा, पार्वती, इंद्र, गणेश, हरिहर, ब्रह्मा आदि की मूर्तियां का अंकन है। राज सिंह शैली आती है उसके बाद। इसके अंतर्गत गुहा मंदिरों के स्थान पर ईंट, पाषाण आदि की सहायता से मंदिरों का निर्माण हुआ। कांची का कैलाश मंदिर। नंदी वर्मन, ये पराजित शैली 800 से 900। इस शैली में छोटे मंदिरों का निर्माण था। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण इसी शैली में हुआ है। ठीक है, अब ये सारा कंप्लीट हुआ गुप्तोत्तर काल। भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि इसके बाद धर्म आंदोलन आएगा तो उसको देखेंगे, तो इसको अलग ही देख लेते हैं। भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार। बृहत्तर भारत है कि भारतीय संस्कृति का विदेशी स्रोत क्षेत्रों में जहाँ जहाँ प्रसार हुआ उस क्षेत्र को बृहत्तर भारत कहा गया। सर्वाधिक प्रचार बौद्ध धर्म का हुआ था। कूची देखिएगा कि भारतीय संस्कृति का जो उत्तरी केंद्र है उसे कूची। खेतान के कुछ परिवार कूची में आकर बसे। यहाँ हिंदू साम्राज्य की स्थापना की। यहाँ के शासक बौद्ध धर्म विज्ञान कुमार नारायण को अपना शिक्षक नियुक्त किया था। देखेंगे कि कुमार नारायण ने यहाँ स्थानीय लड़की से शादी किया जीवा से। ठीक है, संतान जो उत्पन्न हुआ कुमार जीव। कूची और चीन में बौद्ध धर्म का व्यापक प्रसार हुआ, महायान शाखा का। खोतान देखिएगा, मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति का दक्षिण केंद्र था। तिब्बती साहित्य कंग्यूर तंग्यूर तारानाथ द्वारा लिखित है। खोतान में मौर्य वंश का शासन अशोक के पुत्र कुणाल का चर्चा है। कुणाल पुत्र विजित संभव दोनों ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। फायान देखिएगा, फोकोकी खोतान का उल्लेख करता है। खोतान में 14 बौद्ध विहार व सबसे बड़ा विहार गोमती विहार है। चीन ईस्वी पूर्व 3 शताब्दी से ही भारत के चीन के साथ व्यापारिक संबंध थे। अर्थशास्त्र में उल्लेख है कि चीन से आने वाले रेशम, चीनी पट्ट। चीनी साहित्य के अनुसार 217 ईसा पूर्व में भारत से बौद्ध धर्म चीन में प्रवेश हुआ था। चीन का शासक मेंगती 65 ईस्वी में भारत भेजा 2 बौद्ध भिक्षु विद्वानों को लेकर चीन गए थे, धर्मरत्न और मातंग कश्यप को। मेंगती ने श्वेताश्वर बौद्ध धर्म विहार की स्थापना कराई थी। 4 शताब्दी लियांगबुती शासक बौद्ध धर्म का राष्ट्रीय धर्म घोषित किया था। ठीक है, 4वीं शताब्दी में तिब्बत जो रामायण महाभारत के नाम से तिब्बत का जो है रामायण और महाभारत में नाम क्या है? त्रिविष्टुप प्रदेश। छोलखा नाम भी मिलता है। 7वीं शताब्दी में सोनगंपो ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया। सोनगंपो ने शांत रक्षित व पद्म संभव के लिए समयस विहार बनवाया। कंबोडिया प्राचीन नाम कुंभज 11वीं शताब्दी में सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंगोरवाट का विष्णु मंदिर बनवाया था। अंगोरवाट विष्णु मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। द्रविड़ शैली और पाश्चात्य शैली में बना हुआ है। नदी मेकांग नदी के तट पर पत्थर से निर्मित है। ये मंदिरों के चारों ओर 650 फीट चौड़ी खाई है। महाभारत व रामायण के प्रसंगों का चित्रण है। वियतनाम में देखिएगा, प्राचीन नाम इसका चंपा। 2वीं शताब्दी भद्रवर्मन ने हिंदू साम्राज्य की स्थापना की थी। माईसोन पोनगर में शिव मंदिर है। जावा देखिएगा, 750 से 850 के बीच शैलेंद्र वंश का शासक हुआ।
और आपका बोरबुदुर स्तूप का निर्माण है, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है, बौद्ध स्तूप है, निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ, विश्व का सबसे बड़ा है, हेरिटेज में शामिल है वो। आरसी मजूमदार ने इसे विश्व का 8वां अजूबा बताया है। 9वां चबूतरा, 9 चबूतरे हैं, 6 आयताकार हैं, 3 वृत्ताकार हैं, 72 बुद्ध मूर्तियाँ हैं, प्रतिमाएं हैं। 1991 में इसे यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल किया गया, ये बता रहा था। तब तक देखिएगा। अब आ गया भक्ति आंदोलन नेक्स्ट चैप्टर। अब देखिएगा पूरा गुप्तोत्तर आपका खत्म हो गया, ठीक। और आप कोई बुक पढ़ लीजिए, कहीं पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए, वीडियो देखिए, मिलान करिए, आपको सब कुछ मिलेगा। 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो चीज़ें याद भी रहेंगी, ठीक। और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों से बहुत शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद। जय हिंद।